Hello everyone, welcome to Expert Smart Classes again and this is your social science educator Kajol Sinha here again। तो dear students, हमने जनरल स्टडीज़ के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से डील किया है। साथ ही साथ मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने पहले स्टार्ट किए हैं बिकॉज जनरल स्टडीज़ में जो चारों सब्जेक्ट्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो टिपिकल रहता है कुछ बच्चों के लिए वो मेजॉरिटी में मैंने देखा है ज्योग्राफी रहता है। तो ज्योग्राफी को हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे से कवर अप करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे कि क्या रहेगा कि आपके सब्जेक्ट में पकड़ बनेगी, एक ग्रिप अच्छी बनेगी, तो आप क्या कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट लोगे। और ऑल्दो जितने बच्चे पहले से ही चीज़ें पढ़ चुके हैं या जो बच्चे ऑलरेडी चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू उनको पता लगेगा कि उन्होंने कितना पढ़ा है या कितने क्वेश्चन वो लगा पा रहे हैं। और अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप अच्छी बात है, फिर आप क्या करो क्वेश्चंस को लगाओ, उनसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ो दोबारा, या जो मैं आज बताऊंगी उन चीज़ों को देखो। ठीक है, तो ये जो है हम चैप्टर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्टिनेंट और जो आपका ओशंस वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कौन से रहेंगे, महाद्वीप या महासागरों से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज्यादा रहने वाले हैं। थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। जिसने चैप्टर किया है वो बस लगाते जाओ और जिसने नहीं किया है वो थ्योरी समझते जाओ। क्लियर है बात? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। वेट, लेट मी टेक अ पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन लेटराइट सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले सॉइल कितने प्रकार की होती है, तो अलग अलग प्रकार की सॉइल है हमारी। लेटराइट है, रेड है, लाल मिट्टी जिसको बोलते हैं, एलुवियल है जिसको हम जलोढ़ भी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और इसको हिंदी में लेटराइट ही बोलते हैं, इसको लाल बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग येलो सॉइल है, तो अलग अलग प्रकार की जो है मिट्टी है। डेजर्ट वाली सॉइल है हमारी, सैंडी इसको बोल सकते हो आप। अरे इसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं, हिंदी में रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो रेतीली मिट्टी जो है वो तो ज्यादा यूजफुल नहीं होती। तो ये अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां हैं इंडिया में मिलती है वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सी है या सबसे ज्यादा फर्टाइल जिसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, तो वो है हमारी एलुवियल या जलोढ़िया मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ वाली मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी नदर्न प्लेन्स, जो भारत का नॉर्थ प्लेन है वहां पर मिलती है। लेटराइट थोड़ा सा आपको कोस्टल एरिया में मिलेगी, रेड भी वहीं मिलेगी। सैंडी सॉइल आपको मिल जाएगी कहाँ पर? राजस्थान में, है ना, रेगिस्तान वाला जो एरिया है। राजस्थान में भी सब जगह नहीं मिलेगी, जो राजस्थान में वेस्ट साइड में है मरुस्थलीय वाला पार्ट वो। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो लेटराइट सॉइल में मिलता है। अभी देखो लेटराइट के बारे में थोड़ा सा जान लो। लेटराइट जो है वो ये क्या होता है, इसमें ना मतलब इसमें लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब ये समझो कि इसमें से एक तो ह्यूमस गायब हो जाता है। ह्यूमस क्या होता है? अब देखो ह्यूमस एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने में या खेती को ग्रो करने में काम आता है। ठीक है, और क्या होता है, लाइम होता है एक ऐसा एलिमेंट, लाइम, सिलिका। तो ये सब जो जितने भी मैंने एलिमेंट्स बताए हैं ये लेटराइट मिट्टी में नहीं होते हैं। लेटराइट में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा क्या? आयन, है ना। आयन का जो कंटेंट रहता है वो ज्यादा होता है। आयन का मतलब जो आयन ऑक्साइड, देखो आयन से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और उससे लाल कलर, रेड कलर प्रोड्यूस होता है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। तो आयन से आपका रेड कलर आयन ऑक्साइड की वजह से प्रोड्यूस होगा। और ये आयन कंटेंट किसमें सबसे ज्यादा है? वो है लेटराइट सॉइल में। क्लियर है इतनी चीज? एक और चीज, चलिए इसमें ना नाइट्रोजन भी नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए इसमें किसकी कमी है, तो लेटराइट सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, यानी नाइट्रोजन बहुत कम होता है या फिर नहीं होता। और आपको मैं बता दूं नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये दो तीन चीजें ऐसी है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत अच्छी है। मतलब कोई भी किसान ये चाहेगा कि उसकी मिट्टी में, वो जिस मिट्टी में ग्रो करे तो उसमें नाइट्रोजन अच्छा खासा हो, ह्यूमस भी अच्छा हो, ताकि जो ग्रो हो, प्रोडक्शन हो, यानी कि जो खेती हो बहुत अच्छे से हो पाए। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आयन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयन आ जाए, आयन ऑक्साइड करके आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है। आयन ऑक्साइड बेसिकली इसका ही तत्व है जो कलर देने का काम करता है। क्लियर है? तो ये थी बातें किसके बारे में, लेटराइट सॉइल के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following factors is mainly responsible for soil formation? मिट्टी को बनाने के लिए, मिट्टी के बनने के लिए
इनमें से कौन सी जो फैक्टर है वो ज्यादा जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें आप एक चीज देखो, पहले तो प्रोसेस देख लो कि पहला वेदरिंग, यानी हिंदी में इसको अपक्षय या अपक्षय जो भी बोलते हैं, तो ये वेदरिंग क्या होती है ये समझ लो आप। देखो, अब जैसे ना हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में रॉक्स भी है, हमारे इंडिया में प्लेट्यूज भी है, हमारे इंडिया में रेतीला जो है डेजर्ट भी है। तो इस तरीके से प्लेट्यूज भी है। प्लेट्यूज क्या होते हैं? पठार, ठीक है, और कोस्टल भी है। तो इन सारी चीजों के होने के बाद एक चीज को समझना, टेम्परेचर का, हवा का और बर्फ का, इन सब चीजों का, क्लाइमेट का, किस किन चीजों का? टेम्परेचर यानी कि तापमान, विंड, हवा, है ना, आप कह लो क्लाइमेट। तो इन सब चीजों का फर्क किस पर पड़ता है? इस फिजिकल फीचर्स पर पड़ता है। अभी जो आप रॉक्स देखते हो, चट्टाने या फिर माउंटेन्स, तो ये क्या होती है, समय के साथ साथ ये टूटती फूटती रहती है। इनमें से जो अपर लेयर होती है, मान लीजिए ये माउंटेन्स है या ये प्लेट्यू है, तो इनकी जो अपर लेयर होती है वो टूट फूट रहती है, ठीक है। तो इस उसमें क्या होता है कि जितना भी इसका अपर लेयर होता है वो टूट के, यानी कि वेदरिंग होने की वजह से वो नीचे कलेक्ट हो जाता है जमीन, सरफेस पर। ये देखो, ये सरफेस है, तो सरफेस पर ये टूट फूट कर कलेक्ट हो जाएगा। जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो ये बहुत बारीक हो जाता है, टेम्परेचर वगैरह की वजह से और प्रेशर वगैरह की वजह से। बारीक होने की वजह से ये क्या बन जाती है? मिट्टी। ठीक है, समझ में आया कुछ? दोबारा समझ लो। माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, जब इनकी अपर लेयर टेम्परेचर की वजह से, विंड्स की वजह से टूटती फूटती है, तो वो सब एक सरफेस पे कलेक्ट होती रहती है एक जगह पर, और धीरे धीरे वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से होता है हमारा सॉइल फॉर्मेशन। क्लियर है इतनी बात? तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। जो मैंने आपको बताया इसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग, हिंदी में अपक्षय। क्लियर है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। देखो, इरिगेशन तो बाद में होगी ना, आप एक बात समझो, इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई कब करते हैं? जब आप उस मिट्टी में कुछ ग्रो करोगे, है ना, कोई भी क्रॉप को आप उगाओगे, तो उसकी आप बाद में सिंचाई करते हो अच्छे प्रोडक्शन के लिए। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जब सॉइल क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाए। डिग्रेड मतलब सॉइल क्वालिटी कम हो जाए, है ना, सॉइल की क्वालिटी वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाए, तो इसे हम कहते हैं कि सॉइल का क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। हिंदी में देख लो, अवक्रमण। वैसे खतरनाक होती है ज्योग्राफी में इन वर्ड्स की हिंदी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप ना करो, लेकिन एक नजर मारते रहो बस। डिग्रेडेशन, वैसे आपने डिग्रेडेशन ज्यादा सुना होगा। चलिए, तो डिग्रेडेशन हो गया सॉइल का, ये अलग मेथड हो गया। नेक्स्ट है माइनिंग। अब देखो, माइनिंग तो बिल्कुल अलग है। माइनिंग का तो कंसेप्ट ये है कि अगर आप, ऑब्वियसली बात है, किसी जगह की माइनिंग करोगे, मतलब खुदाई करोगे, तो उसके अंदर से आप रिसोर्सेज जब निकालने के लिए माइनिंग करते हो, तो वहां की मिट्टी में चेंज आएगा, है ना, वहां फिर उस मिट्टी को, मतलब वो चली जाएगी, वो मिट्टी वहां से हट सकती है, डिग्रेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है माइनिंग की वजह से। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़? अब देखो, झारखंड और छत्तीसगढ़ कैसा एरिया है पहले वो समझ लो, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखो कहाँ है हमारा, चलो हम एक स्लाइड लेते हैं एक्स्ट्रा इसमें वापस से। अभी देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको काफी मैप्स वगैरह बनवाए थे, फिर से बनाएंगे, तो प्रैक्टिस कर लो। अगर ज्योग्राफी को ना बिल्कुल अपनाना है तो फिर थोड़ा सा मैप को भी अपनाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? बिना अपनाए काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनो, मतलब देखो भी, ये देखो, ये आपका पूरा जो इंडिया है, इसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारा कहाँ पर है? ये हमारा यूपी वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड एक्चुअली ना ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पर पड़ते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में आपने सुना हो तो इंडिया में अकेला छोटा नागपुर पठार ऐसा पठार है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मतलब मेजॉरिटी में आप काफी सारे मिनरल्स, सोना और चांदी को अगर आप छोड़ दो, सिल्वर और गोल्ड को, तो आपको आयरन कह लो, सिलिका कह लो, बहुत सारे मेटल्स यहाँ पे और मिनरल्स, पेट्रोलियम वगैरह सब यहाँ पर मिल जाता है। कहाँ पर? झारखंड और ओडिशा। तो यहाँ पर ना कोयला वगैरह ये सब निकालने के लिए, ऑब्वियसली बात है, जमीन के ऊपर तो कोयला मिल नहीं सकता, तो कोयला एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर खुदाई होती है, माइनिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ की गवर्नमेंट भी करवाती है। तो माइनिंग की वजह से क्या होता है? माइनिंग की वजह से, देखो, खुदाई की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी डिग्रेड हो जाती है। मतलब देखो, यहाँ पे ना जंगल भी अच्छे हैं, ठीक है, जंगल अच्छे हैं क्योंकि काफी डेंस एरिया है। देखो, बिहार, झारखंड, ये सारा एरिया काफी बसा हुआ है,
लोग बहुत बसे हुए हैं यहाँ पर, तो पॉपुलेशन अच्छी खासी है, पेड़ भी यहाँ अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पर ना जब भी माइनिंग करनी होती है तो जंगलों को काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। क्लियर है? डिफॉरेस्टेशन यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते होंगे डिफॉरेस्टेशन को, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई होती है वैसे, ठीक है, आप देख लेना क्या इसको प्रॉपर बोलते हैं। पेड़ों की कटाई किस लिए होती है? पेड़ों की कटाई होती है माइनिंग के लिए, मतलब कि जिस जगह से माइनिंग करनी है। तो ज्यादातर क्या है आपका, झारखंड और उड़ीसा में माइनिंग होती है, और माइनिंग की वजह से ही डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटा जाता है। क्लियर है इतनी चीज? तो यही तो हमसे पूछा था। ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो जमीन का डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कारण क्या है। तो देखो, जमीन का डिग्रेडेशन का मतलब कि जो मिट्टी की क्वालिटी कह लो आप, है ना, जमीन की क्वालिटी घट रही है। एक तो देखो, जमीन की क्वालिटी घट रही है और साथ ही साथ सॉइल की भी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। क्लियर है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? माइनिंग की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी टोटली करेक्ट। ठीक है, बी। चलो साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी चीजें मैं बता दूं आपको। जैसे आपका राजस्थान वाला जो एरिया है, गुजरात राजस्थान, ठीक है, ये देखो, ये सारा राजस्थान वाला एरिया है और ये गुजरात। यहां पर क्या होती है, यहां पर जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो होता है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या कि जैसे जनजाति होती है ना, ट्राइब्स, तो अपने साथ क्या लेके घूमती है, भेड़ बकरियां, ये सब कैटल्स वगैरह। तो ये लोग ये एनिमल्स को ना फिर ये उसमें ले जाते हैं खिलाने के लिए, उनको चारा वारा खिलाने के लिए ना, जमीन पर, खेतों पर, या फिर ऐसी जहां पर घास वगैरह है। तो वहां पर जब बहुत ज्यादा, मतलब एक ही जमीन पर आप बार बार एनिमल्स को ग्रेज करवा रहे हो, बार बार लेके आ रहे हो, तो जमीन की क्वालिटी तो घटनी है ना। तो ये भी एक दूसरा कारण है। गुजरात राजस्थान में होता है ज्यादा। पंजाब हरियाणा में चले जाओ तो पंजाब हरियाणा में नदियां ही नदियां है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवर इरिगेशन हो जाता है। ओवर इरिगेशन का मतलब सिंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, चाहे वो कितनी अच्छी हो चाहे कितनी बुरी हो, है ना। तो अगर आप इरिगेशन, एक्स्ट्रा इरिगेशन करोगे, एक्स्ट्रा मानिए आप खेत में दोगे या जहां पे उसको रिक्वायरमेंट नहीं है आप ज्यादा दोगे, तो फिर क्या होगा, जमीन की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी वो डिग्रेड हो जाएगी, है ना। क्योंकि उस चीज से फिर क्या है, फर्क पड़ेगा। और जो एक होता है ना, नेचुरल चीजें जो होती है मिट्टी के अंदर, वो फिर बह जाएगी पानी के साथ। तो इसलिए इरिगेशन भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से नुकसान होता है कहां पर, पंजाब और हरियाणा में। ये मैंने आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बता दिया, पंजाब हरियाणा का बता दिया, गुजरात और राजस्थान का। मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप बढ़िया लगा दोगे, बढ़िया से, है ना, अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के 40% पार्ट पर कौन सी सॉइल मिलती है। देखो, इंडिया पे आए वापस से, कहां गया, ये रहा। तो इसमें हम थोड़ा सा ये रब कर देते हैं। देखो, अब यहां पर पूछा है इन्होंने कि इंडिया के 40% पार्ट पर कौन सी सॉइल मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दिस वन, तो ये सारा बना हुआ है किससे, एलुवियल सॉइल से। ठीक है, ये कैसे बना है, जलोढ़ मिट्टी से। तो ये हमारा 40% एरिया पर आता है, यानी कि भारत के 40% हिस्से में, ठीक है, कौन सी मिट्टी है, एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सारा का सारा इसमें कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी एरिया में अलग अलग मिट्टी है। क्लियर है इतनी बात। तो ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, यही पूछा ना, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड। तो 40% एरिया पर आपकी कौन सी मिट्टी हो जाएगी, एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। Which is the largest part of the northern plain which is made up of old alluvium। यानी कि नदन प्लेन में कौन सा पार्ट है जो पुराने जलोढ़ से बना है। Which is the largest part of the northern plain which is made up of old alluvium। अच्छा ठीक है, इसको समझ लो थोड़ा सा, समझने वाला है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो दूसरा पेन लेते हैं, एक सेकेंड।
देखो यहां पर जैसे हम बात करें, देखो यहां पर क्या है, प्लेन की बात हो रही है, ठीक है, प्लेन की बात हो रही है। देखो प्लेन आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, इस पार्ट पर, ठीक है। अब प्लेन बिल्कुल ना आप ये कह लो कि जो हमारा मिडिल पार्ट है एकदम वहां पे थोड़ा सा नॉर्थ में है सारे प्लेन, क्लियर है। अब इन्होंने पूछा है कि इस प्लेन के कौन सा वो पार्ट है जहां पे ओल्ड एलुवियम है। ओल्ड एलुवियम का मतलब क्या है उसको हम समझ लेते हैं, क्लियर। इसको एक सेकेंड, इसको हम साइड में कर लें। ये लो हमने इसको साइड में कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम साइड में पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो ये आपका पूरा जो पार्ट है ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, एलुवियम। अब एक चीज समझना, ये जो मिट्टी है वे आई कहां से, जलोढ़ मिट्टी। तो इसको थोड़ा सा यहां से देखो, ये माउंटेन्स है, ठीक है। तो माउंटेन से ये रिवर्स जब नीचे साउथ में आई तो इन्होंने अपने साथ क्या कलेक्ट किया, इन्होंने अपने साथ ये वाला एलुवियल सॉइल, एक सेकेंड, अरे ठीक है। तो ये वाला, ये जो रिवर्स लेके आई थी, रिवर्स अपने साथ कौन सी मिट्टी लेके आई थी, एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल का मतलब पता है क्या होता है, एलुवियल क्यों बोलते हैं इसको जलोढ़, क्योंकि नदियां माउंटेन्स, देखो माउंटेन्स हाइट पर होते हैं, तो हाइट से क्या लेके आई है अपने साथ, पेबल्स लेके आई है, बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, ये सारी चीजें सेडिमेंट्स वगैरह लेके आई। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, ऐसे करके एक जलोढ़ टाइप का मिट्टी क्रिएट कर दी, एक प्लेन क्रिएट कर दिया। अब प्लेन भी कैसा कि प्लेन भी दो टाइप्स में बटा हुआ है, ठीक है, प्लेन्स भी दो टाइप्स में बटा हुआ है। एक तो है अपर पार्ट और एक क्या है, लोअर पार्ट। देखो ध्यान से सुनना, ये मैं प्लेन की ही पार्ट बना रही हूं, ठीक है। तो जो अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट यहां पर चलो, यहां पर जो आपको सॉइल दिखेगी वो मिट्टी कैसी होगी, भांगर मिट्टी, यानी कि सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जो मिट्टी रहेगी, मान लीजिए ये नीचे वाला सरफेस है, ठीक है, तो इससे ऊपर जो मिट्टी रहेगी वो उसका नाम होगा क्या, भांगर, भांगर सॉइल। क्लियर है इतनी बात, इसको हिंदी में भी भांगर ही बोलते हैं। तो भांगर वैसे भी आपने सुना होगा ना हिंदी में भंगार वाला, तो भंगार जैसे कबाड़ी वाला वगैरह वालों को बोलते हैं। तो इस तरीके से भांगर सॉइल भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। भांगर सॉइल क्यों काम की नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो पुरानी होती है बहुत, यानी कि इसमें ह्यूमस नहीं होता, इसमें सिलिका नहीं होता, नाइट्रोजन कम होता है, तो इस पर तो खेती वैसी नहीं की जा सकती, तो इतनी काम की नहीं होती। एक होती है हमारी खादर सॉइल, तो खादर सॉइल थोड़ा सा सरफेस के बिल्कुल ऊपर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली मिट्टी हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये जो मिट्टी होगी ये हो जाएगी क्या, खादर, खादर मिट्टी, ठीक है, खादर सॉइल। तो जो नीचे होगी यानी कि सरफेस एरिया पे वो खादर होगी और थोड़ी सी उठी हुई होगी और पुरानी होगी। देखो पुरानी क्यों होती है भांगर, भांगर इसलिए पुरानी होती है क्योंकि ना जो नदियां होती है वो नीचे की तरफ बह रही है, अब वो मतलब हाइट तक तो जाएगी नहीं रिवर, तो रिवर का जो पानी है वो खादर में ज्यादा जाएगा या फिर भांगर में, भाई खादर में जाएगा, तो इसलिए भांगर को ओल्ड एलुवियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से भांगर हो जाएगी ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी सॉइल, और खादर मिट्टी क्या हो जाएगी, न्यू एलुवियल, ठीक है, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, खादर नीचे होती है, हाइट कम होती है, और भांगर क्या होती है, भांगर थोड़ा सा अपर हाइट पर होती है, और इसकी जो है फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, खादर की ज्यादा अच्छी होती है। सो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन विच इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियम, यानी कि पूरे नदर्न प्लेन का सबसे वो पार्ट कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा जो है ये मिलता है, यानी कि भांगर। नदर्न प्लेन में ना, ये जो हमने नदर्न प्लेन ऐसे बनाया था, सबसे ज्यादा इसका पार्ट किस मिट्टी से कवर है, भांगर, यानी कि पुरानी मिट्टी से, ओल्ड एलुवियल सॉइल।
ठीक है, देखो बांगर, हिंदी में भी इसको बांगर ही बोलते हैं। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बांगर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स इन सॉइल एंड सेडिमेंट, यानी कि कौन सी यूनिट को यूज किया जाता है, एक सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स इन सॉइल एंड सेडिमेंट। अच्छा, सॉइल और सेडिमेंट, देखो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो रिवर्स बहा के लाती है अपने साथ, है ना, वो चीजें सेडिमेंट्स होती है। तो सेडिमेंट्स और मिट्टी में क्या क्या चीजें पॉल्यूटेड है उसको हम चेक कैसे करते हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज, कौन सी यूनिट होती है जिसके थ्रू मेजर किया जा सकता है कि मिट्टी और आपका जो ये है क्या है भला, सॉइल, तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे या मेजर कैसे करेंगे कि कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है, कितना ज्यादा इसके अंदर कौन सी जो चीजें है वो हार्मफुल है। तो उसको चेक करने के लिए एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है पीपीएम, ठीक है, पीपीएम, पॉल्यूटेंट्स पर मिलियन। इसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है, पीपीएम पॉल्यूटेंट्स पर मिलियन करके है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन यूनिट वाले। ये ना एक मेजरमेंट यूनिट है जिसके थ्रू, नापने की एक इकाई है जिसके थ्रू आप एक कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो कि मिट्टी में या फिर सेडिमेंट्स में कितने पॉल्यूटेंट्स आए हैं या कितनी जो है ऐसी चीज़ें आई है जो गलत है या हार्मफुल है। क्लियर है इतनी बात, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो पीपीएम। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट सी located in the northern Indian Ocean covering an area of about 3.86 million square kilometer। लार्जेस्ट सी पूछी है नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जिसका एरिया है 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे पहले ना आप बना लो इस चीज को, है ना, कौन सा है ये, नॉर्दर्न इंडियन ओशन। अब देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया हम ऐसे ही बना रहे हैं रफली, ठीक है, और ये आपका अरब का पेनिनसुला है, अरब का, और फिर अफ्रीका है, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, इंडिया के जस्ट नीचे ही है ये। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने, विच इज द लार्जेस्ट सी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन। अच्छा, नॉर्दर्न में लार्जेस्ट सी पूछी है, तो देखो हमारे पास ना इंडिया के पास दो सी है जो इंडियन ओशन का ही पार्ट है, एक तो है अरेबियन सी, अरब का सागर, और एक है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, दो सी है हमारे पास। लार्जेस्ट की अगर हम बात करें, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती है और सबसे ज़्यादा जिसका एरिया भी होता है वो है ये वाली सी, ध्यान रखेंगे, अरब की सी। तो अरेबियन सी यानी कि अरब का जो सागर होता है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे इंडियन ओशन का, नदन पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा बंगाल की खाड़ी बीओबी, और ये तो आपको पता ही है, ये है मेजर ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो टोटली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है 3.86 मिलियन, ठीक है। ये काफी मतलब ना डेटा वाला क्वेश्चन आया, तो बहुत कम लोग इसको डील करते हैं, क्योंकि मैंने आपको वापस से बताया था डेटा उतना दिमाग में नहीं रहता है ना, मिस हो जाता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, आगे दिखा तो कर देना, है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ मोर देन, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी ज्यादा है ये, ठीक है। तो 10 करोड़ 30 लाख, 10 करोड़ 30 लाख, हाँ, तो 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो लार्जेस्ट प्लेट पूछी है इन्होंने, है ना, कि अर्थ में वो कौन सी लार्जेस्ट प्लेट है जो इतना एरिया कवर करती है। अब देखो एरिया तो आपको याद नहीं आ पाएगा उतना कि कितना है, लेकिन आप एक अंदाजा लगाओ कि सबसे बड़ी प्लेट पूछी है ना लार्जेस्ट, तो अभी पहले प्लेट्स जान लो कि प्लेट्स क्या होती हैं, खाने वाली प्लेट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या था, पहले ना देखो ऐसे करके एक बड़ा सा, एक बड़ी सी प्लेट थी जिसका नाम था क्या, पेंजिया। ये बिल्कुल मैं एक अच्छे से आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा नॉलेज रहे। पेंजिया एक प्लेट थी, बाद में ना ये प्लेट बहुत सारे पीसेस में टूटी थी, और लास्ट में एट लास्ट कुछ 7 प्लेटें जो है 7 कॉन्टिनेंट्स बने थे, आज भी 7 ही कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो 7 महाद्वीप निकल के आए, जिसमें से हमारी प्लेट का नाम यानी कि इंडिया जिस प्लेट पर थी उसको हमने गोंडवाना लैंड बोला था। कैसे बोला था देखते हैं, एक सेकेंड, लो इसको मैं साइड में पहुंचा दिया। चलो, तो अब इसमें ना 7 कॉन्टिनेंट्स में कैसे ब्रेक डाउन हुई थी उसको अब देख लो। जैसे एक थी हमारी पैसिफिक प्लेट,
पैसिफिक प्लेट कैसी थी, पेंजिया का सबसे बड़ा पार्ट था, यानी कि ये देखो यहाँ पे आप लगा लो, ये पूरा ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब। तो आप अगर ग्लोब दो देखते हो सामने से, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर दिख जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलो बना ही लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी आइडिया रहेगा, ठीक है। ये एशिया यूरोप वाला हो जाएगा, ये आपका अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा एशिया अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका हो जाता है क्या, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। तो पैसिफिक प्लेट कहां पर है, ये हमसे पूछा गया। तो पैसिफिक प्लेट ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इसके वेस्ट में, और आपका जो ये एशिया है एंड ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में। तो ये सारा जो पार्ट हो जाएगा, देखो यहां पर ये जो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, पैसिफिक ओशन, ठीक है। और वैसे भी पैसिफिक जो है वो लार्जेस्ट ओशन है, प्रशांत महासागर क्या है, लार्जेस्ट है ओशन, कहाँ का, आपके पूरे वर्ल्ड का। तो इन्होंने क्या पूछा है कि लार्जेस्ट प्लेट कौन सी है। अब देखो प्लेट का मतलब क्या होता है, प्लेट के ऊपर ओशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो हम लोग जो है, हम लोग रहते हैं यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, देखो हम लोग ना, जैसे हम कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम महाद्वीपों पर रहते हैं, ठीक है, ये हम रह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पानी है ना, पानी यानी कि ओशन, महासागर। तो भाई महासागर के नीचे भी तो प्लेट है ना, हम भी प्लेट पर रहते हैं, यानी कि हम भी महाद्वीपों पर रहते हैं। और उसके बाद जो पानी होता है ना, ओशन कह लो, सी कह लो, तो उसके नीचे भी प्लेट होती है, ठीक है, ध्यान रखना, उसके नीचे भी प्लेट होती है। प्लेट के ऊपर ही सागर होते हैं या महासागर होते हैं, क्लियर है। तो ये वाली जो प्लेट की मैं बात कर रही हूँ, ये है हमारी पैसिफिक प्लेट। और पैसिफिक यानी प्रशांत की जो प्लेट है वो सबसे बड़ी है, और पैसिफिक, इसीलिए पैसिफिक ओशन, इसके ऊपर का जो पानी है उसको बोला जाता है कि प्रशांत महासागर दुनिया का लार्जेस्ट है ना, सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफिक प्लेट, ये वाली प्लेट, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देख लो, बड़ा ही पूछा है, बड़ा ही पूछा है ना, हाँ, लार्जेस्ट कोस्टल प्लेट। तो यहाँ पर देख लो कौन सी प्लेट बड़ी है, पैसिफिक यानी कि प्रशांत प्लेट, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रशांत प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट कौन सी है, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन और यूरेशियन। देखो साउथ अमेरिकन का मतलब क्या, कि ये वाली जो प्लेट थी साउथ अमेरिका वाली, ठीक है, ये वाली कौन सी हो जाएगी, साउथ अमेरिकन प्लेट। और क्या था वहां पर, और क्वेश्चन में कौन सी प्लेट दी थी इन्होंने, साउथ अमेरिकन दी थी, एक हमारी अफ्रीकन और एक यूरेशियन। देखो अफ्रीकन प्लेट मतलब ये जो अफ्रीका वाली ये जो कॉन्टिनेंट है, ये किस पर था, अफ्रीकन प्लेट पर। और कौन सा है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन का मतलब यूरोप और एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया वाला जो एरिया है, इसको हमने बोला था क्या, यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट हो गया, और आपका अफ्रीकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, और पैसिफिक प्लेट। ये कुछ 4-5 प्लेटें मैंने आपको बता दी है, और ये प्लेट एग्जाम में आ जाती है, तो ध्यान रखना कि किस प्लेट पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू वाटर बॉडीज व्हेन डू नीप टाइड्स अकर। अच्छा नीप टाइड क्या होता है, नीप टाइड होता है कि बिल्कुल जो टाइड आती है ना, टाइड तो समझते हो ना, ज्वार भाटा बोलते हैं हिंदी में उसको, ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है, मतलब जो सागर का पानी होता है वो एकदम से ऊपर आता है, फिर नीचे चला जाता है, हम ज्वार भाटा बोलते हैं टाइड्स। तो नीप का मतलब क्या है कि लो। तो लो टाइड कब आती है, उसका एक सीन समझ लो आपकी, लो टाइड आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली बार टाइड क्यों आते हैं ये आपको पता ही होगा, सन, ठीक है, सन अर्थ मून, जब ये तीनों का, जब ये सॉरी यहाँ पे सन मून और अर्थ, जब सन का और मून का किस पर फोर्स पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर, तब टाइड्स आती है, ठीक है। ये तो जनरल कंडीशन है कि तब टाइड्स आती है। लेकिन अगर सन और अर्थ और मून, ये मून है, ये अर्थ है और ये सन, जब एक राइट एंगल बनता है, देखो राइट एंगल कैसे बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल ही होता है हमारा राइट एंगल, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है किसके बीच में, सन
अर्थ और मून के बीच में। तब अर्थ में कैसे, मतलब अर्थ का जो ओशन है तो उसमें कैसे टाइड आते हैं, उसमें नीप टाइड आते हैं, यानी कि नीप मन मीन्स छोटे, मतलब जिनकी जो एक लेंथ होती है वो काफी हाइट काफी छोटी होती है। तो ध्यान रखना नीप या छोटे टाइड कब आते हैं, जब सन, अर्थ और मून का 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है। और जब कोई एंगल ना बने, एकदम स्ट्रेट हो लाइन ऐसे करके, जब मून, अर्थ और सन एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तब टाइड्स थोड़े से क्या है, टाइड्स की हाइट ज्यादा रहती है। क्लियर है इतनी बात? तो नीप टाइड के लिए राइट एंगल याद रखना और हाई टाइड के लिए स्ट्रेट लाइन याद रखना। बस यही कंसेप्ट है हमारे टाइड्स का। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो आ गया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो भाई इसमें कंडीशन देखो, कौन सी कंडीशन मैच कर रही है हमारी। इन्होंने क्या पूछा, नीप टाइप के बारे में पूछा। तो व्हेन द अर्थ, मून एंड सन कम इन अ स्ट्रेट लाइन, नहीं, ये कंडीशन तो मैं आपको बताई नीप टाइप की हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द सन एंड मून आर इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं। when there is a lot of interference by the continents, नहीं। when the sun and moon are at right angles to each other, क्या बताया मैंने कि जब ये एक दूसरे से राइट एंगल पर हो, यानी कि सन और मून एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हो, तब जाके नीप टाइड आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप ये देख लो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके थ्रू आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि जब तक आप ज्योग्राफी में एक कंसेप्चुअल नॉलेज आपको प्रैक्टिकली नहीं पता होगा कि कैसे टॉपिक है या टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो तब तक आप इन क्वेश्चन को लगाना इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सॉल्ट वाटर लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। देखो इजराइल और जॉर्डन ये सारे कंट्री, दोनों कंट्री जो है वो अरब की कंट्रीज है ना। अरब का पेनिनसुला आपको पता ही है, ये वाला होता है। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सब, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, ये अरब की कंट्रीज है। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है कि ऐसी सी, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसी सी का मतलब क्या है कि ऐसा सागर जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। क्लियर है? चारों ओर से किससे कवर्ड है, यहां भी जमीन, लैंड, यानी चारों ओर से जमीन से कवर्ड है जब एक सी, तो उसको हम बोलते हैं लैंडलॉक सी। और इन्होंने क्या पूछा है, लैंडलॉक में भी सॉल्ट वाटर, मतलब जिसका पानी क्या है, खारा है। तो अरब में कौन सी, यानी अरेबियन कंट्रीज में बीच में कौन सी ऐसी सी है जिसका पानी भी खारा है और जो चारों ओर से कैसी है, लैंड लॉक्ड है। तो ऐसी साउथ वेस्ट एशिया में कौन सी है, इजराइल और जॉर्डन। कहां पे है वो, इजराइल कंट्री और जॉर्डन के बीच में पड़ती है ये सी। तो वो सी है हमारी डेड सी। ध्यान रखेंगे, डेड सी अकेली ऐसी सी है जिसको हिंदी में भी डेड सी बोलते हैं। देखो ये अकेली सी है जिसमें इतना खारा पानी है कि अगर इंसान उसको चख भी लेना तो उसकी डेथ हो जाएगी, इतना ज्यादा सॉल्ट वाटर लेक है वो। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली डेड सी में ना ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, कोई प्लांट्स नहीं होते, मतलब लिविंग लाइफ नहीं है, डेड सी के अंदर लाइफ है ही नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर सैलिनिटी यानी कि लवणता बहुत ज्यादा है, और ये आपका हो गया अरब में। ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, कैस्पियन सी की बात आ रही है, तो कैस्पियन सी के बारे में सुन लो। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, मतलब उसके पानी के अकॉर्डिंग, तो वो कितनी, कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सी। क्लियर है इतनी बात? तो कैस्पियन सी हो गया, डेड सी हो गया, तो ये हमारा था इसके बारे में, लैंडलॉक सी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, which ocean surrounds the continent of Antarctica and extend northwards up to 60 degrees south latitude। यानी कि कौन सा ऐसा ओशन है जो क्या कर रहा है, द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अच्छा, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका को क्या कर रहा है, एक्सटेंड नॉर्थवर्ड्स अप टू। क्लियर? चलिए, अंटार्कटिका कहाँ है, पहले अंटार्कटिका को थोड़ा सा समझ लो आप। देखो अंटार्कटिका है आपका साउथ में, ठीक है, और आर्कटिक कहाँ है, नॉर्थ में। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, अंटार्कटिका से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड नॉर्थवर्ड्स अप टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखो पहले तो लैटिट्यूड को समझ लो, क्योंकि कुछ बच्चे जानते ही नहीं है लैटिट्यूड क्या है। देखो 0 डिग्री होता है हमारा बिल्कुल जो मिड लैटिट्यूड होता है ना पूरे वर्ल्ड का, यानी कि वर्ल्ड का मिड लैटिट्यूड जो बिल्कुल बीच में से क्रॉस करता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम अक्षांश बोलते हैं हिंदी में, 0 डिग्री अक्षांश है ना, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। तो 0 से अप जाओ आप नॉर्थ की साइड या 0 से साउथ की साइड, 1-1 डिग्री का डिफरेंस आएगा और बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, तो 0 से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में जब ये वाला बन जाएगा तो कितने लैटिट्यूड होगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड। क्लियर है इतनी बात? और अगर 0 से साउथ में जाएंगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ जाएगा कितना 90 का लैटिट्यूड, ठीक है, 90 डिग्री का लैटिट्यूड। तो 90 डिग्री अप हो जाएंगे, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 ही साउथ में हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी कि 60 डिग्री। अब देखो 60 कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल भाई 0 से 90 का हिसाब लगाओ तो कुछ इस जगह पे आपका 60 डिग्री पड़ेगा। ये मैं एक्यूरेट नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है, कन्वीनियंस के लिए। तो 60 डिग्री का ये हो गया साउथ लैटिट्यूड, यानी कि दक्षिणी अक्षांश 60 डिग्री का। क्लियर है इतनी बात? तो इन्होंने कहा है कि अंटार्कटिका से लेकर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये वाला जो पार्ट है, क्लियर? देखो एक सेकेंड, यहां पर 60 डिग्री से लेकर, ये देखो ये 60 डिग्री बनाया हमने, तो 60 से लेकर अंटार्कटिका के अपर पार्ट तक, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इस ओशन का नाम क्या है? ठीक है, समझ में आया कुछ? ये हो गया अंटार्कटिक, ठीक है। इसको भी हम अलग कलर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम, चलो अंटार्कटिका हमने ऐसे बना दिया साउथ में। तो अंटार्कटिका से लेकर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, 60 डिग्री अक्षांश तक कौन सा ओशन आता है? तो सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक ट्रिक समझ लो कि साउथ में ओशन ही है ना, क्योंकि सबसे देखो साउथ मोस्ट ओशन है ये, तो उसका नाम भी क्या रख दिया गया, सदर्न ओशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सदर्न ओशन। वैसे भी मैं आपको बता दूं, सदर्न ओशन ना बिल्कुल नया ओशन है। पहले क्या था कि ओशन के नंबर्स कम ही थे, 4 ही थे ओशन, 4 महासागरों की खोज हुई थी, लेकिन ये 5वां महासागर भी खोज लिया गया सदर्न ओशन के नाम से। और ये बेसिकली कहाँ मिलेगा आपको, अंटार्कटिका और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है। तो साउथ ओशन ध्यान रखना, ये बिल्कुल नया ओशन है और न्यूएस्ट है, इसको काफी बाद में खोजा गया, अब तक का सबसे नया ओशन है, ठीक है। तो अब जो आता है जनरली 5 ओशन जो आपको डेटा मिल जाएगा हर बुक में, ठीक है। तो ये था हमारा। उसके बाद देखो पैसिफिक ओशन मैंने आपको बता दिया था, पैसिफिक आपका हो जाएगा वेस्टर्न और ईस्टर्न पे। नेक्स्ट है इंडियन ओशन, इंडियन के बारे में हमने देख लिया था। इंडिया के नीचे जो हो जाएगा ये सारा क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद हमने अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन कहां पर है ये समझ लीजिए कहां पर है। देखो अटलांटिक ओशन यहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अफ्रीका वाला पोर्शन। तो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में ये जो ओशन है, दिस ओशन इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ओशन के बारे में अच्छे से मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रेट फाउंड बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड द आर्कटिक ओशन विच सेपरेट्स द चुक्ची पेनिनसुला ऑफ रशियन फार ईस्ट फ्रॉम द सेवर्ट पेनिनसुला ऑफ अलास्का। देखो उस स्ट्रेट का नाम बताना है जो पैसिफिक और आर्कटिक ओशन के बीच में है, क्लियर, और जो सेपरेट करती है रशियन फार ईस्ट पेनिनसुला को चुकचुकी पेनिनसुला अलास्का। ये समझ लो पहले, वरना आपको ये क्लियर नहीं होगा। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो कौन सा ओशन, मतलब कौन सी स्ट्रेट है, तो यहाँ पे देखो पहले पैसिफिक ओशन, ये सारा किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा पैसिफिक ओशन। और इन्होंने पूछा है आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक वाला ओशन तो ये रहा। तो आर्कटिक और पैसिफिक के बीच में जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट समझते हो, स्ट्रेट क्या होता है, जनरली स्ट्रेट ना नैरो वाटर का एक शेड होता है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं होता। तो ये जो स्ट्रेट है ये इन दोनों के बीच में है। और रशियन फार ईस्ट, रशियन ये वाला जो पार्ट है, रशियन और अलास्का, तो इस तरीके से बीच वाला स्ट्रेट पूछा है। इस स्ट्रेट को क्या बोलेंगे, इस स्ट्रेट को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि या जल डमरू मध्य, जो भी बोलते हैं, ये आप देख लेना, ऑप्शन सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, यानी जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है वो किस कॉन्टिनेंट का भाग था। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर हम कलर चेंज करके थोड़ा सा इसको प्लेट्स को बनाते हैं पहले। अरे ठीक है, ये हमारा ग्लोब। तो ग्लोब में ना क्या होता था, देखो ये इक्वेटर है, तो आज जो आप अफ्रीका देख रहे हो, ये जो अफ्रीका कंट्री है ना, और हमारी जो इंडिया है, ऐसे करके बेसिकली क्या होता था कि जो इंडिया का साउथ पार्ट है,
यानी जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ये जो साउथ का ट्रायंगल शेप का पार्ट है, ये किसका पार्ट था? ये अफ्रीका का पार्ट था। क्लियर है? अफ्रीका से टूटकर ही ये पार्ट जो है वो साउथ का जो पार्ट था वो नॉर्थ में गया। यानी कि अफ्रीका तो अपनी जगह पर रहा, लेकिन जब ये सब थ्योरी हुई तो इस थ्योरी में क्या हुआ, ये जो साउथ का पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट था ये कहाँ चला गया? नॉर्थ में चला गया। और धीरे धीरे फिर ये ऐड हुआ यूरेशियन प्लेट से, ये जो यूरोप और एशिया वाली प्लेट है उससे ऐड हो गया, तो यहाँ पर बीच में हिमालयाज बन गए थे। क्लियर है? यानी कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था और यूरेशियन प्लेट थी, इन दोनों के मिलने से क्या बने थे? बीच में हिमालयाज। क्लियर है बात? लेकिन उससे पहले, हिमालय बनने से पहले, ये जो साउथ का पार्ट था पेनिनसुलर इंडिया, ये किससे कनेक्टेड था? ये अफ्रीकन प्लेट से कनेक्टेड था। ध्यान रखेंगे ये चीज। तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज अर्लियर, तो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट था? ध्यान रखना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट था। ठीक है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट था क्या? हमारा प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्लियर है? अफ्रीका के बारे में एक और चीज देख लो, अफ्रीका ना अकेली ऐसी कंट्री है जो कि कॉन्टिनेंट भी है, मतलब महाद्वीप भी कह सकते हो आप इसको, कंट्री भी कह सकते हो, आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हो, ये इसकी विशेषता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया था, हाँ, तो इसका आंसर आप कर लो, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पेज पे। इन 1596 who mentioned in his work Thesaurus Graphicus that the continent of the earth were not always located in India। आज जो आप 7 कॉन्टिनेंट देखते हो, 7 महाद्वीप, वो आज जैसे है वैसे नहीं थे। जैसे हम एशिया में रहते हैं ना, तो ये पहले ऐसा नहीं था कि सिर्फ एशियन प्लेट ही थी। मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी प्लेट हुआ करती थी पेंजिया नाम से, सुपर प्लेट, तो बाद में 7 पीसेस में डिवाइड हो गई थी। तो ये बताया किसने है, मतलब ये ऐसा कुछ गेस किसने किया था, अंदाजा किसने लगाया था कि पहले एक ही था सब कुछ, मतलब सब कनेक्टेड था? तो वो क्या था? अब्राहम ऑर्टिलस ने। किसने? अब्राहम ऑर्टिलस ने पहली बार ये बताया, ये गेस किया था कि 7 जो आज कॉन्टिनेंट है वो पहले एक ही थे, 7 नहीं थे। क्लियर है? तो पहले एक पूरा जाइंट हुआ करता था, एक ही जमीन थी। चलिए इसको आगे ना अल्फ्रेड वेगेनर ने मॉडिफाइड किया था। वेगेनर, ये भी कई बार आ जाता है अल्फ्रेड वेगेनर के नाम से, तो लिख लो। अल्फ्रेड वेगेनर ने बाद में पेंजिया वगैरह बताया था कि ये जो सुपर प्लेट थी इसको हम क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। ठीक है? हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, पेंजिया। तो पेंजिया बेसिकली सुपर प्लेट का नाम था, जो कि जिसको डिजाइन, मतलब जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, या इस थ्योरी को डिस्कवर किसने किया था? अल्फ्रेड वेगेनर ने। ध्यान रखेंगे, दोनों ही चीजें, दोनों ही बातें अलग अलग रूप से पूछी जाती है, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर? इनमें से ओशन फ्लोर का पार्ट कौन नहीं है? देखो ओशन फ्लोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा सा आप जान लो। ये जैसे हमारा पानी वाला पार्ट है, ओशन है, तो ओशन के ना अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे हमारे कॉन्टिनेंट की लेयर होती है ना, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट है, इसका होता है क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना? तो इसी तरीके से ओशन की भी लेयर्स होती है, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेड अपर होता है, ऊपर आता है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप भी थोड़ा सा इससे नीचे जाएगा, डीप ओशन प्लेन थोड़ा ऊपर रहेगी, डीप ओशन शेड बिल्कुल नीचे रहेगा। यानी कि उन्होंने क्या पूछा है? ओशन फ्लोर का पार्ट नहीं है। ये जो है ना, ये भी ओशन फ्लोर का पार्ट है, ये भी ओशन फ्लोर का पार्ट है, और प्लेन भी। ठीक है? तो डीप ओशन शेड जो है ये नहीं है। डीप ओशन शेड जो होती है वो थोड़ा सा क्या है, नीचे डीप में है। यानी कि ओशन में भी अगर हम डीप में जाए तो वहां पर ये एग्जिस्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्मोक्लाइन इज द डैश लेयर ऑफ द ओशन। थर्मोक्लाइन लेयर कौन सी लेयर है? देखो अलग अलग लेयर्स होती हैं ओशन की भी, जिसमें कि सेकंड लेयर आपकी कौन सी होती है? सेकंड लेयर। ठीक है? ऑप्शन में ढूंढो आप ए, तो यहां पर सेकंड लेयर हो जाएगी आपकी थर्मोक्लाइन की, याद रखेंगे। ठीक है? ओशन की सेकंड लेयर कौन सी हो जाएगी? थर्मोक्लाइन। क्लियर इतनी बात? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द ईयर 1962 हु पब्लिश्ड द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स which outlined the theory of plate tectonics later called sea floor spreading। तो किसने 1962 में, बहुत देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने इसको अच्छे से किया होगा थ्योरी बेसिस पे तो बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसमें क्या है, ओशन बेसिन की जो थ्योरी है वो किसने पब्लिश की थी पहली बार? देखो दो बातें हैं, पब्लिश करने की बात हो रही है ओशन बेसिन की,
तो हैरी हैनमैन ने पहली बार क्या किया था, देखो हैरी हैनमैन ने पहली बार ओशन बेसिन बताया था, मतलब ये बताया था कि हमारा ना कॉन्टिनेंट है, उसके बाद नीचे ओशंस है और ओशन के नीचे क्या है, क्रस्ट है। और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसी और ने बनाई थी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अलग पर्सन ने बताई थी, लेकिन उनसे पहले हैरी हैमंडहर्स्ट ने 1962 में ये जो है कंसेप्ट दे दिया था। वैसे अल्फ्रेड वेगनर मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, ये अलग अलग आप दोनों इंपॉर्टेंट है पर्सन, दोनों पर्सनैलिटीज को आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अच्छे खासे जियोलॉजिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने डिस्कवरी की है कि कैसे क्या वाकई में ये सारे कॉन्टिनेंट एक जैसे थे या फिर आज ही टूट के अलग है, क्या रीजन है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक बड़ी थ्योरी है जिसमें क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मतलब ये बता लगाया जाता है, ये प्रूव किया गया है कि हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और इनका ना मतलब आपस में टकराना या फिर अलग होना, टकराना इन द सेंस कि एक तो होता है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब जब ये आपस में मिलते हैं तो ये माउंटेन्स को बनाते हैं, और ये जब आपस में मतलब आपस में अलग हो जाते हैं तब ये क्या बनाते हैं, ये बीच में एक क्रैक ले आते हैं। तो अफ्रीका और जो हमारा इंडिया है उसके बीच में क्रैक किस लिए आया था, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में अलग हो गई थी, ठीक है, वरना आज भी जो इंडिया होता वो फिर अफ्रीका का पार्ट ही होता है ना। तो इसलिए ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ ओशन विद द डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स। यानी कि ऐसा डीपेस्ट पॉइंट बताओ अर्थ में जिसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है वो 11,000 मीटर के आसपास है। तो सबसे पहली बात कि ओशन वाला जो एरिया है इसमें भी ना, ओशन वाले एरिया में क्या होती है, ट्रेंचेस, ऐसे करके ट्रेंचेस बने होते हैं, मतलब काफी डीप पॉइंट, मतलब समुद्र के अंदर सबसे डीप पॉइंट क्या है। अगर मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन समझाऊं तो समुद्र का सबसे डीप पॉइंट पूछा है तो ये है आपका मेरियाना ट्रेंच। ध्यान रखेंगे इस डीप पॉइंट का नाम क्या है, मेरियाना ट्रेंच। क्लियर है, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच, हिंदी में भी इसको मेरियाना ही बोलते हैं। ध्यान रखना ये पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये हमने बहुत अच्छे से मतलब ये जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स चल रहे हैं ना, बहुत ही खास चैप्टर्स है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो एनटीपीसी के बच्चे, ग्रुप डी या जितने भी एसएससी सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, है ना, और जहां भी जीएस पूछी जाती है इन क्वेश्चंस को लगाते रहो आप। मजेदार क्वेश्चन है और मजा इसलिए इसमें आता है क्योंकि इसमें हम पूरी जो थ्योरी समझ के अच्छे से प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके तब हम क्वेश्चन को करते हैं ना, तब और ज्यादा अच्छा लगता है। तो वही चीज है, आप लगे रहिए ज्योग्राफी में हमारे साथ, ऐसे ही जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में आपके साथ कंटिन्यू रखूंगी और बहुत अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, है ना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो, और कोई डाउट है अगर किसी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। बाय द वे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से और ज्योग्राफी के चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।